कभी सोचा है आपने कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं लाइट फौरन कैसे जल जाती है? मतलब एक पल भी नहीं लगता। ये किसी जादू जैसा लगता है ना। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं और एक तार के अंदर एक अकेले इलेक्ट्रॉन के सफर पर निकलते हैं। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये कंडक्टर के अंदर बहता कैसे है। उसके बाद हम ओम्स लॉ के सबसे ज़रूरी नियम को जानेंगे, इलेक्ट्रॉन की बहुत ही धीमी ड्रिफ्ट के राज को खोलेंगे और हाँ, आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ने स्टैटिक चार्ज के बारे में तो सुना ही है, मतलब वो चार्ज जो एक जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये चार्ज हरकत में आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब लाखों करोड़ों चार्ज एक साथ एक ही दिशा में भागने लगते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब भी चार्ज बहने लगते हैं तो वो बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे आप एक नदी की तरह सोच सकते हैं। जैसे बहता हुआ पानी नदी में एक धारा यानी करंट बनाता है, ठीक वैसे ही बहते हुए चार्ज एक तार में इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो भाई, इस बहाव को नापते कैसे हैं? बहुत आसान है। बस ये देख लीजिए कि तार के किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया। जितना ज्यादा चार्ज गुजरेगा उतना ही मजबूत करंट होगा। बस इसीलिए फॉर्मूला है I = Q/T। और इस करंट को नापने की जो यूनिट है वो है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। अगली बार जब आप अपना फ़ोन चार्जर या कोई दूसरा अप्लायंस देखें तो उसकी रेटिंग पर एक नज़र ज़रूर डालना। आपको वहाँ एम्पियर लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। और ज़रा इस रेंज को देखिए, ये तो कमाल ही है। एक तरफ है आसमान से गिरने वाली बिजली, जिसमें हज़ारों एम्पियर्स का ज़बरदस्त खतरनाक करंट होता है, और दूसरी तरफ हमारे अपने शरीर के अंदर नसों में दौड़ने वाले सिग्नल्स हैं जो माइक्रो एम्पियर में होते हैं। मतलब एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा। है ना कमाल की बात? तो इन चार्जेस को बहने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, एक तरह का हाईवे। और इनके लिए सबसे बेस्ट हाईवे होता है एक सॉलिड कंडक्टर, जैसे कि कॉपर का तार। चलिए अब इस हाईवे के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। किसी भी मेटल वायर के अंदर कुछ ऐसा नज़ारा होता है। आपको ये जो बड़े बड़े अपनी जगह पे फिक्स गोले दिख रहे हैं, ये हैं पॉजिटिव आयन। और ये जो छोटे छोटे नीले कण हैं जो घूम रहे हैं, ये हैं हमारे हीरो इलेक्ट्रॉन्स। असल में यही वो नेगेटिव चार्ज हैं जो भाग दौड़ करके करंट बनाते हैं। अब यहाँ देखिए असली खेल क्या है। लेफ्ट साइड में जब कोई बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन बस पागलों की तरह इधर उधर हर दिशा में घूम रहे हैं। मतलब कोई नेट मूवमेंट नहीं है तो कोई करंट भी नहीं है। लेकिन राइट साइड में देखिए, जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मानो सबको एक कमांड मिल गया हो। सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक ही दिशा में खिसकने लगते हैं और बस इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का सफर इतना आसान भी नहीं है। इनके रास्ते में रुकावटें आती हैं, एक तरह का ट्रैफिक जैम। और यहीं पर एंट्री होती है फिजिक्स के एक सुपरस्टार नियम की, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। देखिए, ओम का नियम हमें तीन चीज़ों के बीच एक बहुत ही मजबूत रिश्ता बताता है। वोल्टेज यानी इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाला धक्का, करंट यानी उनका बहाव, और एक नई चीज़ रेजिस्टेंस यानी रास्ते की रुकावट। और इसका फॉर्मूला है V = I × R। इसको ऐसे समझिए, आपको कितना ज़्यादा धक्का यानी वोल्टेज लगाना पड़ेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बहाव यानी करंट चाहते हैं और रास्ते में रुकावट यानी रेजिस्टेंस कितनी है। सीधी सी बात है, रुकावट जितनी ज़्यादा होगी, धक्का भी उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और ये रुकावट या रेजिस्टेंस दो मेन बातों पर डिपेंड करती है। पहला, तार जितना लंबा होगा रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा, तार जितना मोटा होगा यानी उसका एरिया जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए उतनी खुली जगह मिलेगी और रुकावट उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले में सबसे खास चीज है ये सिंबल ρP, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये किसी भी मटेरियल की अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक गुण है। जैसे हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, वैसे ही हर मटेरियल की अपनी एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होती है, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो या फिर प्लास्टिक। अच्छा, तो ओम्स लॉ ने हमें ये तो बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या है, पर यह नहीं बताया कि ये रुकावट क्यों है। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें तार के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा जूम इन करना होगा। तो चलिए जूम इन करते हैं। अब जरा एक इलेक्ट्रॉन के नजरिए से देखिए। उसका सफर एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में दौड़ने जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आगे की तरफ धक्का देती है, लेकिन वो बार बार रास्ते में खड़े आयनों से टकराता है, अपनी सारी स्पीड खो देता है और फिर से तेजी पकड़ता है। ये टक्कर तेजी का खेल लगातार चलता रहता है।
इन्हीं लगातार होने वाली टक्करों की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी बहुत तेज स्पीड पकड़ ही नहीं पाते। इसके बजाय वो सब मिलकर एक बहुत ही धीमी, एक औसत गति से आगे खिसकते हैं, और इसी औसत गति को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आपको यकीन नहीं होगा, ये स्पीड सिर्फ कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ, एक घोंगे से भी ज्यादा धीमी। तो अब हम समझ सकते हैं कि किसी मटेरियल में रुकावट क्यों होती है। ये दो माइक्रोस्कोपिक बातों पर डिपेंड करता है। पहली, उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं कितने, और दूसरी, एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का यानी स्पीड पकड़ने का कितना टाइम मिलता है। इसी टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसी से हमें एक और मजेदार प्रॉपर्टी मिलती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी बस इस बात का एक मेजरमेंट है कि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से, कितनी आज़ादी से घूम सकते हैं। जिस मटेरियल में टक्करें कम होती हैं, वहां इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ने का टाइम आ गया है। अब हम एक ऐसे क्लासिक सवाल को सुलझाएंगे जो सबके दिमाग में आता है, और हाँ, एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक घोंगे से भी धीमी स्पीड से चल रहे हैं, तो फिर स्विच दबाते ही, मतलब पलक झपकते ही बल्ब कैसे जल जाता है? उसे तो घंटों लगने चाहिए। इसका जवाब ना बहुत ही शानदार है। आप ऐसे सोचिए कि आपके पास एक बहुत लंबी पाइप है जो पानी से पूरी भरी हुई है। जैसे ही आप एक तरफ से नल खोलते हैं, दूसरी तरफ से पानी तुरंत बाहर आने लगता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वही पानी का मॉलिक्यूल चलकर आया है, बल्कि इसलिए कि धक्के का जो सिग्नल है वो पूरी पाइप में तुरंत पहुंच गया। इलेक्ट्रिक करंट का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, करंट को बहने के लिए इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता कि कोई एक इलेक्ट्रॉन स्विच से चलकर बल्ब तक पहुंचे। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिग्नल है वो लगभग लाइट की स्पीड से पूरे तार में एक साथ पहुंचता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही समय पर चलने का ऑर्डर दे देता है। तो अगली बार जब आप कोई लाइट चलाएं, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, आप दरअसल एक अविश्वसनीय घटना देख रहे हैं। ये किसी एक धीमे इलेक्ट्रॉन की रेस नहीं है, बल्कि ये लाइट की स्पीड से चलने वाले एक सिग्नल का जादू है, जो खरबों इलेक्ट्रॉन्स की एक पूरी फौज को एक साथ एक ही पल में काम पर लगा देता है। और दोस्तों, यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी का असली कमाल। नमस्ते दोस्तों, आप सबने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा, V = IR, राइट? कितना सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? क्या हर मटेरियल इसको फॉलो करता है? वेल, स्पॉइलर अलर्ट, नहीं। चलिए आज इसकी पूरी कहानी खोलते हैं, खासकर नीट के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम आइडियल रूल की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि रूल कब और क्यों टूट जाता है। उसके बाद हम रेजिस्टिविटी को समझेंगे, जो हर मटेरियल की अपनी पहचान है, और देखेंगे टेम्परेचर इस पर कैसे असर डालता है। और हाँ, एंड में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नीट स्टाइल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस आइडियल रूल की। तो ये है वो फेमस लॉ जो G.S. ओम ने दिया था। सीधी सी बात है, किसी चीज से बहता हुआ करंट यानी I उसके अक्रॉस लगे वोल्टेज V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, R यानी रेजिस्टेंस। और यही है सबसे बड़ा कैच दोस्तों, ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक ये R यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। सोचो, अगर कोई मटेरियल इस लॉ को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करे तो क्या होगा? उसका VI ग्राफ एकदम सीधी लाइन बनेगा। आप वोल्टेज डबल करो, करंट डबल हो जाएगा। सिंपल, यही लीनियरिटी ओम्स लॉ की निशानी है। पर जैसा मैंने कहा, असली दुनिया वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब आते हैं कहानी के ट्विस्ट पर। ये रूल कब, कहाँ और कैसे टूट जाता है? तो चलो देखते हैं रियलिटी चेक। एक अच्छा सा कंडक्टर लेते हैं, जैसे कॉपर वायर। शुरू में जब करंट कम होता है, सब ठीक चलता है, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जैसे ही आप करंट बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है? तार गर्म होने लगती है ना? I² R हीटिंग। और इस गर्मी से इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। अब R कांस्टेंट नहीं रहा तो ओम्स लॉ की तो छुट्टी हो गई। इसलिए ग्राफ देखिए धीरे धीरे कर्व होने लगता है। अब देखिए एक और केस, एक डायोड का। ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इसका VI रिलेशनशिप एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। ये वोल्टेज के साइन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव पर डिपेंड करता है। अगर आप वोल्टेज एक डायरेक्शन में लगाते हो, जिसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, तो करंट मस्ट पास होता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन उल्टा करते हो, रिवर्स बायस, ये करंट को रोक देता है, जैसे दरवाज़ा बंद हो गया हो। ये बिहेवियर तो दूर दूर तक लीनियर नहीं है। ओम्स लॉ यहाँ बिल्कुल फेल हो जाता है। और अब एक और भी अजीब चीज़ देखिए। ये ग्राफ गैलियम आर्सेनाइड का है।
इस ग्राफ के एक हिस्से को ध्यान से देखो। यहाँ करंट बढ़ाने पर वोल्टेज घट रहा है। अजीब है ना? इसे कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ही करंट की वैल्यू के लिए दो अलग अलग वोल्टेज हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही यूनिक रिलेशनशिप नहीं है। ओम्स लॉ तो यहाँ सोच भी नहीं सकते। तो इन सब एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? 3 बड़ी बातें। पहला, V हमेशा I के प्रोपोर्शनल नहीं होता, जैसा कंडक्टर्स में दिखा। दूसरा, VI रिलेशनशिप वोल्टेज के साइन पर डिपेंड कर सकता है, जैसे डायोड में। और तीसरा, VI रिलेशनशिप यूनिक भी नहीं हो सकता, जैसा गैलियम आर्सेनाइड में। तो आखिर में बात यह है कि ओम्स लॉ एक बहुत यूजफुल टूल है, एक मॉडल है, पर यह कुदरत का कोई अटल नियम नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अलग अलग मटेरियल्स इतना अलग अलग बिहेव करते क्यों हैं? क्यों कॉपर अलग है, डायोड अलग है? इसका जवाब छुपा है एक प्रॉपर्टी में, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की करंट को रोकने की अपनी एक अंदरूनी ताकत होती है। यही उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसे हम रेजिस्टिविटी या रो कहते हैं। इस टेबल को देखिए, रेंज देखिए इनकी। एक तरफ है कंडक्टर्स, जैसे मेटल्स, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, 10 to the power -8 के आसपास। और दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स, जिनकी रेजिस्टिविटी सोचो 10 to the power 12 से भी ज्यादा। जमीन आसमान का फर्क है। और इनके बीच में आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। एक बात हमेशा याद रखना, रेजिस्टिविटी यानी रो मटेरियल का डीएनए है। कॉपर की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, चाहे तार मोटी हो या पतली। लेकिन रेजिस्टेंस यानी आर ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई L और एरिया A पर। जैसे इस फॉर्मूला में देख सकते हैं, R = रो × L/A। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बड़ा खिलाड़ी है जो रेजिस्टिविटी को कंट्रोल करता है, और वो है टेम्परेचर। ओके, सो ज्यादातर मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलती है, और इस बदलाव को हम इस फॉर्मूला से पकड़ सकते हैं। ये फॉर्मूला नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। यहाँ रो T है नए टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, रो नॉट पुराने टेम्परेचर पर, और ये जो अल्फा है ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेसिकली ये बताता है कि मटेरियल टेम्परेचर को लेकर कितना सेंसिटिव है। मेटल्स के केस में क्या होता है सोचो, जैसे कॉपर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसके एटम्स जोर जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं, जैसे भीड़ बढ़ गई हो। अब बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में ज्यादा टक्कर खानी पड़ती है, ज्यादा कोलिजन्स होते हैं, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपल। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में गेम बिल्कुल उल्टा है। वहां जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो और ज्यादा चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आज़ाद हो जाते हैं, करंट ले जाने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो ट्रैफिक जैम होने के बजाय रोड चौड़ी हो जाती है, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। देखा कितना इंटरेस्टिंग है? तो इस स्लाइड में इस डिफरेंस को समराइज किया गया है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन्स डोमिनेट करते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स का बढ़ना डोमिनेट करता है, इसीलिए रेजिस्टिविटी घट जाती है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत थियोरी हो गई, अब टाइम है इस सारी नॉलेज को टेस्ट करने का। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिल्कुल नीट स्टाइल। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 100 ओम्स। अब जब उसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाता है तो हमें बताना है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओके, सो हम यहाँ वही टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे R के लिए। पहला स्टेप, फॉर्मूला को T-T0 के लिए रीअरेंज करो। ये बन जाएगा RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू अल्फा। अब बस वैल्यूज डालनी है। RT है 117, R0 है 100 और अल्फा की वैल्यू भी दी है। इनको प्लग इन करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो T-T0 आएगा ठीक 1000 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर का चेंज है। फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए इसे इनिशियल टेम्परेचर यानी 27 डिग्री में ऐड कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। देखा, फॉर्मूला पता हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कोड सब कुछ कह देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि V = IR ही ओम्स लॉ है। नहीं, ये गलत है। V = IR तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। ओम्स लॉ तो ये कहता है कि R कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे आप V और I को कितना भी बदलो, यानी VI ग्राफ एकदम सीधा होना चाहिए। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, ओम्स लॉ एक पावरफुल मॉडल तो है, पर यह कोई यूनिवर्सल सच नहीं है। साइंस में ऐसे और कौन से लॉज हैं जिनकी अपनी लिमिटेशंस हैं? इसके बारे में सोचना जरूर। यही चीजें हमें यूनिवर्स को बेहतर समझने में मदद करती हैं। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।
Hey everyone, and welcome. Today we're going to do a super quick, super powerful revision of current electricity. My goal here is to make sure all those core concepts are totally locked in so you can feel confident for any upcoming exams. So let's be real. This is the big question, isn't it? How do you actually master those tricky, complex circuits that just always seem to show up when it matters most? Well, don't worry. Stick with me through this, and I promise you'll feel way more prepared to tackle them head-on. Okay, here's our game plan. We're going to kick things off with the absolute fundamentals, Ohm's law and resistance. Then we'll get into the power sources, cells, EMF, and internal resistance. After that, we'll see how to combine everything in series and parallel. I've also got an awesome formula sheet for you, and to wrap it all up, we'll solve a real previous year's question to see it all in action. Let's get started. All right. First up, Ohm's law and resistance. You have to think of this as the foundation for the entire house. Everything else we're going to talk about today is built right on top of this one core principle. So a physicist named G.S. Ohm figured out something truly fundamental. He found that the current, which we label with an I, that flows through a conductor is directly proportional to the voltage, V, that you put across it. Simply put, the more push you give it with voltage, the more current you're going to get. And when we put that idea into a nice, neat equation, we get the famous V equals I times R. Now that R is our constant of proportionality. We call it resistance, and we measure it in ohms. So here's the key takeaway. Resistance is basically the friction in the circuit. It's the property that controls or limits just how much current can flow. Okay, so now that we get what resistance is, let's talk about the engine of the circuit, the power source itself. We're moving on to cells, something called EMF, and a really important but often forgotten idea, internal resistance. Take a look here. This is your basic cell. You've got two electrodes, a positive P and a negative N, and they're just sitting in this chemical solution we call an electrolyte. This simple little setup is what creates the potential difference, that electrical pressure that we need to push current through a circuit. So what in the world is this electromotive force, or EMF? You'll see it written with this Greek letter epsilon. Well, think of it as the cell's ideal maximum voltage. It's the potential difference you'd measure if the battery was just sitting on a table, not connected to anything. It's the best case scenario, and yep, it's measured in volts. But here's the catch. No cell is perfect. That electrolyte inside, the chemical suit, it's not a perfect conductor. It actually puts up a little bit of a fight against the current flowing through it. We call this its internal resistance, and we write it with a little r. It's just a fact of life for every single real-world battery. And this beautiful little formula, V equals epsilon minus IR, brings it all together. It tells us that the actual voltage V that you get across the terminals is always a little bit less than that maximum EMF. And why is that? Well, it's because some of that voltage gets lost, just overcoming the battery's own internal resistance as the current I flows. Okay, so we have our building blocks, resistors to control the flow, and cells to provide the push. Now for the fun part. Let's see what happens when we start wiring these things together, either in series or in parallel. Think about it like this. A series circuit is like a one-lane road. The traffic, the current, has to go through every single toll booth, or resistor. So the total opposition, the total resistance, just adds up. Now, a parallel circuit is like opening up brand new lanes on the highway. The current can split up and take different paths. So the overall resistance to the flow of traffic actually goes down. And we can do the exact same thing with cells. Putting them in series is just like stacking batteries in a flashlight. You just add up the EMFs and the internal resistances to get more voltage. The parallel combination looks a little more complicated, but the main reason you do it is to be able to supply more total current to a circuit without putting too much stress on any one cell. Now, I know that was a whole lot of formulas to take in all at once. It can definitely feel a bit overwhelming. But don't worry, because that is exactly why we've put together this ultimate formula sheet just for you. And here it is, every single essential formula from this chapter all in one place, from good old Ohm's law all the way down to the combinations of cells. I would absolutely recommend pausing right here and taking a screenshot. This is going to be your best friend for any last-minute revision. All right, enough theory. Let's make this real. It's time to put all this knowledge into practice. We're going to solve an actual question from a previous year's exam to build up your confidence and show you how all these ideas really connect. So here's the problem. A battery has an EMF of 10 volts and an internal resistance of 3 ohms. It's connected to some external resistor.
we're told that the current flowing through the circuit is 0.5 amps. The question is, what is the resistance of that resistor? Just take a second and think about how you might get started. Okay, let's break this down. Step 1 always is to identify what you know. We've got our EMF, our internal resistance R, and our current I. Step 2, we need to pick the right tool for the job. Which formula connects all those things? It's I equals epsilon over ROR plus R. Step 3, we just need to do a little algebra to rearrange and solve for the big R. And finally, step 4, just plug in the numbers and calculate. And after you do the math, you should find that the value of that external resistor, R, is 17 ohms. If that's the answer you got, awesome work. You are definitely on the right track. But hold on, the question isn't over yet. There's a part 2. It asks, what is the actual terminal voltage across the battery when the circuit is closed and that current is flowing? And what's really cool here is that you've actually got 2 ways to solve this. You could use the formula we just learned, V equals epsilon minus IR, or since you now know the external resistance R, you can just use good old Ohm's law on that resistor, V equals IR. Both paths should lead you to the exact same answer. And whichever method you use, the final answer comes out to 8.5 volts. Now notice something. The terminal voltage, 8.5 V, is less than the battery's total EMF of 10 V. That is the effect of that internal resistance we talked about. It's exactly what we expected to see. And that wraps up our rapid revision of current electricity. Now that your concepts are fresh and your formulas are organized, the only question left is, what circuit will you solve next? Keep practicing, and you will absolutely master this topic.